आज हम 11th अकाउंट विषय में लेखांकन की सीमाओं के बारे में अध्ययन करने वाले हैं। पूर्व में लेखांकन की परिभाषा, विशेषता, महत्व, लाभ आदि के बारे में अध्ययन किया जा चुका है। अब हम आते हैं लेखांकन की सीमाओं के संबंध में। लेखांकन द्वारा विभिन्न आंकड़े अत्यंत उपयोगी एवं व्यवहारिक निर्णय लेने में सहायक होते हैं। व्यवसाय की भविष्य की नीतियां एवं योजनाओं का निर्माण करने के लिए प्रबंधक इन्हीं सूचनाओं के आधार पर करते हैं, परंतु लेखांकन द्वारा उपलब्ध सूचनाओं के सत्य तथा निष्पक्ष होने में संदेह हो सकता है। सूचनाएं अपूर्ण, परिवर्तित एवं गलत भी हो सकती है। अतः लेखांकन की निम्नलिखित कुछ सीमाएं हैं। सीमाओं के अंतर्गत पहला पॉइंट है अपूर्ण सूचनाएं। लेखांकन का आधार केवल मौद्रिक एवं वित्तीय लेन देन होते हैं। व्यवसाय की अनेक समस्याओं एवं क्रियाओं का संबंध मुद्रा से नहीं होता, अर्थात जिन्हें मुद्रा में नहीं मापा जा सकता उन्हें लेखांकन में कोई महत्व नहीं दिया जाता। जिस तरह से प्रबंधकों की कुशलता, सरकार की नीतियां, श्रमिकों एवं कर्मचारियों के संस्था से संबंधित भावनाएं आदि इन्हें अपन मुद्रा में नहीं माप सकते, इन तथ्यों को लेखांकन में शामिल नहीं किया जाता, जबकि ये तथ्य व्यवसाय की आर्थिक स्थिति को प्रभावित करते हैं। इसके बाद आते हैं दूसरा पॉइंट, छल कपट की संभावना। लेखांकन में असत्य एवं बनावटी व्यवहारों का लेखन आसानी से किया जा सकता है। ऐसी अनेक गणनाएं अनुमानों पर आधारित होती है, जिसके कारण निकाले गए निष्कर्ष सत्यता के निकट होते हुए भी पूर्ण सत्य नहीं होती। जिस तरह से रहतिया का मूल्यांकन, ख्याति का मूल्यांकन, मूल्यह्रास की गणना आदि के संबंध में। तीसरा, भ्रामक आंकड़े। लेखांकन के द्वारा प्राप्त किए गए निष्कर्ष आंकड़ों पर आधारित होते हैं तथा केवल आंकड़े संपूर्ण आर्थिक स्थितियों को प्रदर्शित नहीं करते। अनेक परिस्थितियों में ये भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर देते हैं, जो व्यक्तिगत विचारों तथा निष्कर्षों को प्रभावित करते हैं। इस तरह से अगर लेखांकन के माध्यम से यदि भ्रामक आंकड़े प्रस्तुत किए जाते हैं तो आम जनता को संदेह बना रहता है। चौथा, मूल्यहीन संपत्तियों को प्रदर्शित करना। कई ऐसी संपत्तियां को लेखा पुस्तकों में दिखाया जाता है जिनका वास्तविक मूल्य कुछ नहीं होता। उदाहरण के तौर पे प्रारंभिक व्यय, ख्याति, अंशों एवं ऋण पत्रों पर छूट, अभिगोपन व्यय आदि के संबंध में ऐसी कई मूल्यहीन संपत्तियां होती है जिन्हें लेखा पुस्तकों में प्रदर्शित किया जाता है। इसके बाद आते हैं पांचवा पॉइंट, ऐतिहासिक लागत पर आधारित। वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत या पुस्तक मूल्य पर तैयार किए जाते हैं। वास्तविकता में कुछ संपत्तियों का बाजार मूल्य पुस्तक मूल्य से कम हो सकता है, तो कुछ संपत्तियों का बाजार मूल्य पुस्तकीय मूल्य से अधिक भी हो सकता है। पुस्तक मूल्य शून्य होने पर भी कुछ संपत्तियों को चिट्ठे में प्रदर्शित नहीं किया जाता, किंतु व्यवसाय में उसका उपयोग किया जाता है। अतः व्यवसाय के वर्तमान मूल्य की लेखांकन में उपेक्षा होती रहती है। छठवां, लेखांकन की धारणाएं एवं परंपराओं से प्रभावित। भिन्न भिन्न व्यवसायी अपने व्यवसाय के अनुकूल लेखांकन की धारणा तथा परंपराओं को उपयोग में लाते हैं। उदाहरण, ह्रास की गणना, रहतिये का मूल्यांकन, संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान आदि के लिए अलग अलग व्यवसायी भिन्न भिन्न नीतियां अपनाते हैं। इस प्रकार लेखांकन की प्रथाओं में परिवर्तन के कारण व्यापार के परिणाम, व्यापार में लाभ हो रहे हैं या हानि, यह प्रभावित होता है। बार बार यहाँ पे आता है मूल्यह्रास। मूल्यह्रास से तात्पर्य जब संपत्तियों का लगातार प्रयोग होता है
ऐसी स्थिति में उनकी कार्य क्षमता में कुछ कमी आ जाती है। कमी आने की वजह से उस संपत्ति पर हाश लगाया जाता है जो घिसावट होती है, उसी को ही हाश के नाम से जाना जाता है। रहतिया वर्ष के अंत में जो स्टॉक हमारे पास बच जाता है, जो बिना बिके रह जाता है, जिन्हें अपन बेच नहीं पाते, उन्हें रहतिया कहा जाता है। रहतिया का मूल्यांकन भी व्यापार में किया जाता है। उसके बाद आता है संदिग्ध ऋण। संदिग्ध ऋण से तात्पर्य यह होता है कि कुछ पैसा हम जो उधार दिए रहते हैं वह पैसा डूबने की संभावना बनी रहती है, जिन्हें अपन संदिग्ध ऋण के नाम से जानते हैं। अब आते हैं 7वां, पक्षपात की संभावना। अनेक दशाओं में उपलब्ध विभिन्न विकल्पों में से किसी एक का चयन करना पड़ता है। चयन में व्यक्तिगत मनोदशा व पसंद का प्रभाव पड़ता है। परिणाम स्वरूप वित्तीय विवरण पक्षपातपूर्ण एवं संदेहास्पद बना रहता है। 8वां, गुप्त संचयों का निर्माण। प्रबंध द्वारा जानबूझकर लाभों, संपत्तियों, दायित्वों को बढ़ा चढ़ाकर या घटाकर गुप्त संचयों का निर्माण किया जाता है। इसके परिणाम स्वरूप वित्तीय विवरण सत्यता एवं विश्वसनीयता से भिन्न परिणाम दर्शाते हैं। लेखांकन की सीमाओं के बाद आते हैं लेखांकन सूचना। लेखांकन की प्रक्रिया वित्तीय लेन देनों की पहचान, मुद्रा में मापन, पुस्तकों में अभिलेखन, वित्तीय विवरण बनाना, व्याख्या करना आदि आते हैं। लेखांकन की इस प्रत्येक प्रक्रियाओं में सूचनाओं का निर्माण होता है तथा लेखांकन सूचना के उपयोगकर्ताओं के विभिन्न प्रकार के निर्णय लेने के लिए इन सूचनाओं की आवश्यकता होती है। इसलिए एक सूचना स्रोत के रूप में लेखांकन एक ऐसी प्रक्रिया है जो व्यावसायिक सूचना की पहचान, माप, अभिलेखन, वर्गीकरण, सारांश आदि के द्वारा इन सूचनाओं को इनमें हित रखने वाले पक्षकारों तक पहुंचाती है। इसके बाद आते हैं लेखांकन सूचनाओं के उपयोगकर्ताओं के अंतर्गत पहला, इसे 2 भागों में बांटा गया है, आंतरिक प्रयोगकर्ता और दूसरा बाह्य प्रयोगकर्ता। आंतरिक से तात्पर्य जो अपने अंदर आंतरिक व्यवस्था बनी रहती है और बाह्य मतलब जो व्यवसाय से बाहर की प्रक्रिया। इसमें आते हैं पहला आंतरिक प्रयोगकर्ता। इसके अंतर्गत पहला, उपक्रम का स्वामी। व्यवसाय का स्वामी व्यवसाय में पूंजी के रूप में धन लगाता है। इन्हें लेखांकन सूचना की आवश्यकता यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि इनकी पूंजी सुरक्षित है तथा पूंजी की राशि बढ़ने की संभावना है या नहीं, व्यवसाय में लाभ हो रहे हैं और लाभ हो रहे हैं तो लाभार्जन क्षमता में कितनी वृद्धि हो रही है, यह जानने के लिए भी उपक्रम के स्वामियों को लेखांकन की आवश्यकता पड़ती है। दूसरा, वर्तमान नियोक्ता या अंशधारी। नियोक्ता में समस्त अंशधारी आदि शामिल होते हैं। इन्हें लेखांकन सूचना की जरूरत यह सुनिश्चित करने के लिए होती है कि क्या उनके द्वारा विनियोग की गई राशि के बढ़ने की संभावना है या नहीं, और क्या वे अपनी विनियोग को जारी रख सकते हैं या बेच दे। तीसरा, भावी विनियोक्ता। इसका तात्पर्य यह है कि भावी नियोक्ता उन व्यक्तियों को कहा जाता है जो अपनी धनराशि भविष्य के लिए विनियोग करने के इच्छुक होते हैं। इन्हें लेखांकन सूचना की जरूरत यह निर्णय लेने के लिए होती है कि वे संबंधित संस्था में अपने धन को लगाए या नहीं लगाए। इसके बाद चौथा पॉइंट है कर्मचारी। लेखांकन सूचना की जरूरत कर्मचारी वर्ग को यह जानने के लिए होती है कि उन्हें संस्था से अपना पारिश्रमिक मिलता रहेगा या नहीं, रोजगार स्थायित्व बना रहेगा या नहीं, पदोन्नति के अवसर मिलेंगे या नहीं, सेवानिवृत्ति के समय हमें जो ग्रेच्युटी या प्रोविडेंट फंड आदि मिलेंगे या नहीं, यह सब जानकारी कर्मचारियों को समय समय पर होते रहना चाहिए। और जहाँ जिस संस्था में अपने कर्मचारियों के सब नहीं बतलाया जाता, वहाँ के कर्मचारी कभी भी संतुष्ट नहीं रहती, और जहाँ के कर्मचारी संतुष्ट नहीं रहती वह संस्था एक नए दिन अपने भविष्य उनका उज्जवल नहीं रहता। पांचवा, प्रबंधक। लेखांकन सूचना की जरूरत प्रबंधक को भी होती है, इसलिए कि वह संस्था की अल्पकालीन एवं दीर्घकालीन शोधन क्षमता का अनुमान लगा सके
और यह सुनिश्चित कर सके कि आर्थिक संसाधनों का भविष्य में विक्रय, हमारी लाभार्जन क्षमता आदि का प्रभाव कैसे उपयोग किया जा सकता है। इसके बाद आते हैं बाह्य प्रयोगकर्ता। इसके अंतर्गत प्रत्यक्ष उपयोगकर्ता और अप्रत्यक्ष उपयोगकर्ता। प्रत्यक्षकर्ता जो हमें प्रत्यक्ष रूप से हमें हमारी मदद करता है, और अप्रत्यक्ष मतलब जो शोधकर्ता यानी जो दूसरे की तरीके से इनडायरेक्ट रूप से हमें जो सहयोग करता है। इसमें आते हैं पहला प्रत्यक्षकर्ता में विनियोक्ता। इसमें व्यवसाय का स्वामी शामिल होता है। विनियोक्ता वर्तमान नियोक्ता, कर्मचारी, अंशधारी आदि इसमें शामिल होते हैं। उसके बाद दूसरा आते हैं अल्पकालीन लेनदार। अल्पकालीन लेनदार से तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों को कहा जाता है जो कच्चे माल के सप्लायर्स तथा थोड़े समय के लिए उधार देने वाले शामिल होते हैं। इस प्रकार से वह कम समय के लिए हमें उधार दे सकते हैं। इन्हें लेखांकन सूचनाओं की ज़रूरत यह निर्णय करने के लिए होती है कि क्या उनके द्वारा सप्लाई किए गए माल की कीमत तथा दिए गए ऋण के शीघ्र वसूल होने की संभावना है या नहीं। क्या वे हमारी पैसा हमें समय पर लौटा देंगे या नहीं दे पाएंगे। अगर नहीं दे पाते हैं तो क्या उन्हें सप्लाई जारी रखे या बंद कर दे या कुछ समय के लिए स्थगित कर दे। तीसरा दीर्घकालीन लेनदार। दीर्घकालीन लेनदारों में दीर्घकाल के लिए अर्थात लंबे समय के लिए माल या धन राशि उधार देने वाले व्यक्ति को कहते हैं। उनके लिए लेखांकन सूचना की जरूरत यह निर्णय लेने के लिए होती है कि क्या उनके द्वारा दिए गए माल का मूल्य या धन राशि की वसूली ब्याज सहित प्राप्त हो सकेगी या नहीं। क्या वे ऐसे लेन देन जारी रखें या बंद कर दें। चौथा पॉइंट ग्राहक। लेखांकन सूचना की जरूरत ग्राहक यह जानने के लिए अनुभव करता है कि क्या संस्था पर या उद्यम स्थायी रूप से संचालित होता रहेगा या नहीं, और उसे उद्यमी द्वारा अर्थात उद्यम द्वारा उत्पादित माल से उपलब्ध होता रहेगा या नहीं। पांचवा बैंक, बीमा या अन्य वित्तीय संस्थाएं। बैंक, बीमा, अन्य वित्तीय संस्थाएं हमें समय समय पर ऋण प्रदान करती रहती है, अतः उन्हें अपने ऋण के ब्याज की नियमित प्राप्ति हेतु व्यवसाय के लाभार्जन क्षमता एवं आर्थिक स्थिति संबंधी सूचना की आवश्यकता होती रहती है। साथ ही उनके ऋणों की वापसी मूलधन सहित क्या हमें वापस हो पाएगा कि नहीं, इनकी सूचनाओं की आवश्यकता बैंक या बीमा को समय समय पर होते रहता है। छठवां पॉइंट करारोपण अधिकारी। लेखांकन सूचना के आधार पर ही करारोपण आधारित संबंधित संस्था पर कर दायित्व का निर्धारण करते हैं। इसके बाद अप्रत्यक्ष उपयोगकर्ता। इसमें पहला पॉइंट है शोधकर्ता। शोधकर्ता मतलब अनुसंधान यानी वैज्ञानिक की भाषा में प्रयोगशाला कह सकते हैं। शोधकर्ता लेखांकन सूचनाएं किसी व्यवसाय की वित्तीय क्रियाओं का दर्पण होती है, अतः ये उन अनुसंधानकर्ताओं के लिए विशेष उपयोगी होती है जो संस्था की वित्तीय क्रियाओं का गहन अध्ययन करना चाहते हैं। दूसरा शासन तथा उसकी एजेंसियां। इन्हें लेखांकन सूचना की जरूरत इसलिए होती है कि वे संस्था को जनहित में नियंत्रित कर सके तथा संसाधनों का आवंटन से तात्पर्य विभाजन या बंटवारा करना होता है, उपयुक्त ढंग से कर सकता है। उन पर लगाए जाने वाले करों का निर्धारण करने में लेखांकन सूचनाएं सहायक सिद्ध होती है। साथ ही लेखांकन सूचनाओं की जरूरत राष्ट्रीय आय की गणना या अन्य सांख्यिकीय विश्लेषण के लिए भी होते रहता है। इसके बाद तीसरा जनसामान्य। जनसामान्य से तात्पर्य हम आम जनताओं के लिए है। जनसामान्य लेखांकन सूचनाओं में निम्न बातों के लिए रुचि रखता है। संस्था क्या रोजगार के अवसर मिलते रहेंगे, संस्था के विकास से उन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संस्था से स्थानीय सप्लायर्स यानी जो वस्तुओं की पूर्ति करते रहता है उनको कितना आश्रय मिलता रहेगा, संस्था में जो व्यक्ति धन लगाने वाले होते हैं उन्हें लाभ की संभावना कैसे बनी रहेगी, संस्था द्वारा निर्मित माल क्या सस्ता उपलब्ध होता रहेगा या नहीं, इन सब के बारे में
लेखांकन सूचनाओं के माध्यम से हमें समय समय पर सूचनाएं प्राप्त होती रहता है। इसके बाद शेष अगले वीडियो में।